Hi everyone, I am Mohan and again I am here to discuss new chapter and आज का चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। क्योंकि बहुत सारा कई बार स्टूडेंट्स को अल्टरनेटिंग करंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। ना समझ में आने का रीज़न यही होता है कि कहीं ना कहीं उसमें हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है। तो आज हम छोटे छोटे चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उसको अच्छे से सोचने की और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अल्टरनेटिंग करंट का क्या रोल है, कैसे यूज होता है। क्योंकि हमारे घरों में आने वाले सभी सप्लाईज एसी हैं। कई बार हमारे दिमाग में सप्लाई, जब हमारे घरों में सप्लाई आती है तो हम सोचते भी होंगे कि हम कई बार सोचते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट करना है वायर का, और कई बार सोचते हैं नहीं कनेक्ट करना है। तो दिमाग में कई बार जब चाइल्ड में था, मतलब 5th और 7th क्लास में था, तो लोग बोला करते थे बैटरी का पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव का नेगेटिव से, और जब हम प्लग में कनेक्ट करते थे ऐसे जाकर सीधे खोस देते थे या ऐसे एंटर कर देते थे। तो हमें उस समय क्लियरिटी नहीं थी कि क्यों ऐसा होता है। तो आज हम उन्हीं छोटी छोटी बातों को जानेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या रोल होता है एसी का, क्या रोल होता है डीसी का। जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ाई किया वो सब डीसी करंट था, मतलब डायरेक्ट करंट था। डायरेक्ट करंट का मतलब ऐसा करंट होता है जिसका डायरेक्शन समय के साथ नहीं बदलता है, वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा होता है, ठीक है। वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने बहुत अच्छे से डीसी को पढ़ा होगा। और आज हम लोग एसी के बारे में पढ़ेंगे। एसी के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी। जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर्स को स्टडी कर रहे थे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद तो जो डायरेक्ट करंट हमने वहाँ पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोग फैराडे लॉज को पढ़ रहे थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल प्रोवाइड यू ईएमएफ। और हमने उनमें 3 फैक्टर्स पढ़े थे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, एरिया वेक्टर्स चेंज हो, उन दोनों के बीच का एंगल चेंज हो तो फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होने के रेट को ही हम क्या बोलते थे, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो थोड़ी बहुत अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो वहाँ से कुछ कुछ बातें आप समझे होगे और रिलेट भी कर पाओगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है, व्हाट इज द एसी है एंड डीसी, और एसी वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होता है, और आरएमएस वैल्यू फॉर एसी क्या है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये ए डॉट भी नहीं, ये सिंपल आपको ऐसे समझना है, एवरेज वैल्यू है, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एसी क्या है। अगर बाय द डेफिनेशन हमको ये बात समझ में आना है तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ बदल रहा हो, ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट करते हैं। मतलब क्या, जो टाइम के साथ अपना मैग्नीट्यूड भी बदलेगा और डायरेक्शन भी बदलेगा। मतलब कुछ समय पॉजिटिव, कुछ समय नेगेटिव, कुछ समय नेगेटिव, कुछ समय पॉजिटिव, ऐसे ही चलेगा। और फिर अगर हम डीसी के करंट की बातें करें तो डीसी करंट अभी हमने इसके पहले भी डिस्कस किया, ऐसा करंट जो मैग्नीट्यूड हो सकता है बदले और ऐसा भी हो सकता है नहीं बदले। तो मैग्नीट्यूड की बातें हम लोग करेंगे तो यहाँ से थोड़ी सी गलती है, वो हमें ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट चेंज बट पोलैरिटी डज नॉट चेंज। व्हाट इट मीन्स, पोलैरिटी मतलब उसका पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगा। वो एक डायरेक्शन में अगर हमने डिसाइड कर लिया कि इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में करंट जाएगा। अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि क्या है एसी, क्या है डीसी। अगर मैं ग्राफ से इस बात को समझाऊं, जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे मैं आपको बोलूं कि देखिए ये टाइम और ये वोल्टेज है, इसके साथ मैं ग्राफ कुछ ऐसा बनाता हूँ, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। दूसरा ग्राफ में कुछ ऐसा बनाता हूँ, ऐसा टाइम और वोल्टेज के साथ। अब मैं कुछ ग्राफ कुछ ऐसे बनाता हूँ, टाइम और वोल्टेज के साथ। कुछ ग्राफ में ऐसे बनाता हूँ, देखिए आप। अब इन सभी सवालों में, ये सभी आपके सवाल हैं जो, देखिए मैं इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ और इसको मैं 4 बोल देता हूँ। अभी जो प्रीवियस डेफिनेशन हम लोगों ने स्टडी किया, उस डेफिनेशन से अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सभी वेव फॉर्म में जो वेव आपको दिख रही है, वेव फॉर्म के फॉर्मेट में जो वेव दिख रही है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये लगातार ही पॉजिटिव है, वोल्टेज और टाइम के साथ हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, वोल्टेज जगह मैं करंट भी यूज कर सकता हूँ, आप किसी को भी यूज कर सकते हो। अब आप पहले को हम लोग देखें तो मैं अभी जो डेफिनेशन बताया अल्टरनेटिंग करंट के लिए, तो वहाँ से हमने ये बात सीखी कि ऐसा करंट
ऐसा वोल्टेज जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बदल रहा हो प्लस डायरेक्शन भी बदल रहा हो। तो अगर आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है प्लस डायरेक्शन भी बदल रहा है। पहले कुछ टाइम तक पॉजिटिव था, कुछ नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, कुछ ऐसा हुआ है। यहाँ क्या है, यहाँ भी पहले पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो हमारे डेफिनेशन के बेस पे तो क्या मैं फर्स्ट और सेकेंड को अल्टरनेटिंग करंट बोल सकता हूँ, क्या एसी बोल सकता हूँ। क्या कैसी सप्लाई है ये एसी? कौन? ये दोनों ही। देखिए ये क्या है? एसी। ये भी क्या है? एसी। अच्छा, वही डेफिनेशन को अगर मैं यहाँ यूज करूँ तो मुझे ये तो दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड बदल रहा है। तो डीसी में भी मैग्नीट्यूड बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। बट अगर मैं यहाँ डायरेक्शन की बातें करूँ तो यहाँ पे डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं है, लगातार पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड तो घट रहा है लेकिन डायरेक्शन अभी भी पॉजिटिव है। तो ये कैसा करंट है? डीसी। अगर मैं यहाँ की बातें करूँगा तो ये लगातार पॉजिटिव वैल्यू ही है और मैग्नीट्यूड में भी कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये डीसी। आई होप इन 4 सवालों से आपको ये बात तो समझ में आ चुकी होगी कि कैसे वेवफॉर्म को हम एसी बोलेंगे और कैसे वेवफॉर्म को हम डीसी बोलेंगे। एसी का मतलब ये है कि जिसका टाइम के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बदलाव हो रहा होगा वो एसी होगा, और डायरेक्ट करंट वो है जिनका टाइम के साथ डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा। ये मैंडेटरी कंडीशन है। हो सकता है मैग्नीट्यूड में बदलाव हो भी और ना भी हो। तो अब मतलब अगर मैं थोड़ी सी और भी बातें इनके साथ एलिब्रेट करूं तो मुझे ये बात समझ में आता है कि एसी क्या है? डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन विल चेंज। डीसी क्या है? डायरेक्शन नहीं बदलेगा, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि यूनी डायरेक्शनल है। क्या है ये? यूनी डायरेक्शनल। मतलब हर बार एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इस ग्राफ को डीसी के लिए, आप समझे कि मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ये टी है, ये वोल्टेज है, तो नेगेटिव में भी बना सकता हूँ, तो भी ये क्या है? डीसी ही है। क्लियर है बातें? तो एसी अगर मेरे से कोई पूछता है तो मुझे बात समझ में आती है कि जो मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बदल रहा होगा और डायरेक्शन भी बदल रहा होगा एसी है, जो नहीं बदलेगा वो डीसी है। सिंपल सी बात है। अब हमें ये बात समझ में आ रहा है कि अगर आप इनको देखो तो ये वेवफॉर्म टाइम के साथ बदल रहे हैं, तो इनके ना कुछ साइकिल्स फॉर्म हो रहे हैं। अच्छा, कुछ साइकिल फॉर्म हो तो मतलब इनके पास फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब अब जो भी एसी सिग्नल्स होंगे, जो भी एसी सप्लाई होंगी, उनके पास टाइम के साथ बदलाव होने की वजह से उनके पास कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो अगर मैं आपसे आगे की बातें करूं कि एसी को जनरली जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैसा रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर मैं करंट या वोल्टेज की बातें करूंगा तो कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, बी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं आप छोटा सा आपसे प्रीवियस चैप्टर्स की बातें डिस्कस करूं तो अगर मैं इसको साउथ पोल बोल दूं, इसको नॉर्थ पोल बोल दूं और यहाँ पर मैं कॉइल लगा दूं और इस कॉइल को ऐसे रोटेट करूं ओमेगा से, तो मुझे पता है फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होगा तो हमने पढ़ा है कि डी फाई बाई डी टी क्या होता है? डी फाई बाई डी टी क्या होता है? ईएमएफ प्रोड्यूस करता है माइनस में, ये हमने पढ़ा होगा। अच्छा, जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो मुझे पता है कि इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ तो अगर आप देखोगे कि ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसके हिसाब से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई बदलाव नहीं होगा, एरिया में कोई बदलाव नहीं होगा, तो माइनस बी इंटू ए जो चेंजेज होगा वो कॉस थीटा अपॉन डी टी। तो हम लोग ने पढ़ा होगा इसको प्लस आ जाएगा, ये बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, थीटा की वैल्यू कितनी? ओमेगा टी के बराबर। आपने ये बहुत पहले पढ़ा होगा, थोड़ी सी बातें हम लोग ने जानते भी होंगे बहुत सारे लोग। तो बी ए ओमेगा, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, ओमेगा जितनी रफ्तार से आप उसको घुमाओगे वो भी कांस्टेंट होगा। इसी टर्म को हम लोग क्या ले लेते हैं? पीक वैल्यू। क्या ले लेते हैं इसको? पीक वैल्यू। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, देखिए आप, तो क्या मैं ईएमएफ कैसे लिख दूं? क्या देखिए, ये ईएमएफ ऐसा हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी।
यहाँ से ही वो एसी, यही रोल है जो एसी को प्रोड्यूस करता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जहाँ प्रोड्यूस होती है ऐसे ही होता है, टरबाइन को घुमाया जाता है। हम वो बहुत सारी बातें नहीं कर रहे, सिंपल सी बातें समझ रहे हैं कि अब जो ये जो वी नॉट हमने इसका लिखा है, ई नॉट की वैल्यू को हमने क्या लिख दिया, वी नॉट, ठीक है। अब आप समझो, तो इसका मतलब ये जो ई नॉट है वो किसके बराबर है, बी ए ओमेगा। अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तो एन यूज करने लग जाऊंगा, तो अपने आप को सिंपल ये समझना है कि एसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका वोल्टेज के फॉर्म में ये। अब हो सकता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो, तो ये क्या है, इनिशियल फेज, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। हो सकता है ये कॉइल को जरूरी थोड़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो 0 डिग्री पर, कुछ पहले से ऐसे अलाइन हो, तो सब बातें आप जानते होंगे, तो उसी को हम लोग क्या फेज डिफरेंस बोलते हैं, इनिशियल फेज बोलते हैं। और ये क्या बताता है, इनिशियल पोजीशन ऑफ द कॉइल बताता है, क्लियर है। अच्छा, करंट के फॉर्म में हम इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आई नॉट साइन ओमेगा टी विद 0 फेज डिफरेंस। अगर विद फेज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्लियर है। ऐसे हमारे घरों में जो एसी सिग्नल्स आता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और हमें जो मिलता है, अच्छा इनका अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हमको कैसे, जैसे हम लोग डीसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक बैटरी के फॉर्म में ऐसे, तो ये क्या है, कोई भी बैटरी बी नॉट बोल देते हैं या ई बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, अब बी वोल्ट हमने बोल दिया इसको, ठीक है क्या, ये बैटरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका था। इसी तरीके से एसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका सप्लाई कितना भी हमने बताया, वी के फॉर्म में बी नॉट साइन ओमेगा टी। बी नॉट क्या है, अच्छा मैं एक चीज और भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि अच्छा ये मेरे को ये बात समझ में आई कि सर ठीक है, ये जो हमारे घर में सप्लाई आती है आप बताते हो कि बी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो कई बार आप बहुत सारे इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट खरीद करके ले आते हो, या जो बल्ब वगैरह कुछ भी खरीद के लेके आते होगे, तो आप उसमें देखोगे ऐसे लिखा होगा 220 वोल्ट से 230 वोल्ट सप्लाई, 50 हर्ट्ज सप्लाई, कुछ ऐसा लिखा होता है। और कई बार रेटिंग दी जाती है 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर ऐसा दिया जाए, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो मेरा सवाल ये है कि 220 वोल्ट जो लिखा जाता है वो 220 वोल्ट क्या है, क्या ये बी नॉट की वैल्यू है, क्या ये बी नॉट साइन ओमेगा टी की वैल्यू है, तो 220 क्या है, बात क्लियर है। तो अभी के लिए मैं आपको सिंपली बता दूं, 200 ऐसे आपको ऐसे मिलता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इंडिया में सप्लाई ऐसा ही होता है, क्लियर है। तो 220 वोल्ट क्या है, क्या ये बी नॉट है, क्या ये बी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो क्या है, तो मैं आपको बता दूं, तो ना तो ये बी नॉट है ना तो ये बी नॉट साइन ओमेगा टी है, ये अलग वैल्यू है जिसको हम एक अभी के लिए टर्म बता देता हूं मैं आपको, बी आर एम एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बी आर एम एस। थोड़ी ही समय में ये बातें समझ में आने लग जाएंगी, बी आर एम एस क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस या सिग्निफिकेंस भी क्या है, ठीक है। तो मेरे को एक बात समझ में आए कि जो रेटिंग लिखी जाती है एक्चुअल में ना तो बी नॉट की वैल्यू लिखी जाती है, ना बी नॉट साइन ओमेगा टी की वैल्यू लिखी जाती है, वो आर एम एस वैल्यू लिखी जाती है। आर एम एस वैल्यू क्या है कुछ समय में हम इसको सीखेंगे, क्लियर। अच्छा, तो ये बी नॉट क्या है, इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, पीक वैल्यू, क्लियर। और ये पूरा जो टाइम के साथ बदलाव हो रहा है, और ओमेगा ही क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्लियर है बातें। अच्छा, तो हमने डीसी का पहले सीख रखा था, एसी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जाने, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें जो सप्लाई मिल रहा है इसके वेवफॉर्म की अगर हम लोग बातें करें तो ये मेरे को साइनसॉइडल दिख रहा है ऐसा, टी और ये पी, और ये क्या है इसकी पीक वैल्यू, ये इसका क्या है पीक वैल्यू बी नॉट, क्लियर है। अच्छा, टाइम को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, इनको मैं बोल सकता हूँ पाई बाई ओमेगा, इनको मैं क्या बोल सकता हूँ 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। इनको मैं फिर से बोल सकता हूँ 4 पाई बाई ओमेगा, ठीक। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है 1 साइकिल, क्लियर। तो एक ऐसे ही 1 सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। तो कॉइल
एक चक्कर पूरा कर लेगा तो वो एक साइकिल होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 1 सेकंड में एक ही साइकिल कंप्लीट करे, हो सकता है उससे ज्यादा भी कंप्लीट करे, वही उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा तो अब इसके लिए जैसे डीसी करंट के लिए तो मुझे पता है कि हमेशा 5 वोल्ट मिला तो 5 वोल्ट ही मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं इसके लिए पूछूं कि बताऊं मैं आपसे कि किसी भी टाइम अगर मैं इनको मैग्नीट्यूड के बारे में बातें करूं और मैं आपसे पूछूं कि किसी भी टाइम पे मुझे मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हमेशा ये बदल रहा है, हर जगह के इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं। क्लियर है? तो मुझे इसकी वैल्यू बताने के लिए मुझे कुछ चीज़ों को जानना पड़ेगा। तो मैं इसका एवरेज वैल्यू बता सकता हूँ, क्योंकि अगर जैसे मैं आपको बोलूँ कि किसी बारे में किसी का वैल्यूज लगातार बदल रहा है तो हम उसके सभी वैल्यूज को नहीं बता सकते। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मान लो सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स अलग अलग हैं, तो मैं पूछूं कि आपके क्लास में स्टूडेंट की नंबर्स कितने हैं, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो हम लोग किसकी बातें करते हैं, एवरेज की बातें करते हैं, एवरेज निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एसी सिग्नल्स का मुझे एवरेज निकालने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा अब हमें इसको क्या सीखना है, इसके लिए मुझे एवरेज निकालना सीखना है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये एवरेज वैल्यू ऐसे, ये एवरेज वैल्यू ये नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक, देखिए तो एवरेज वैल्यू के लिए अगर मैं करंट की वैल्यू इक्वेशन लिखूंगा तो उसको भी मैं ऐसे लिखूंगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी मैं मान के चलता हूँ कि कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना हमें। ठीक है, ऐसे तो आई नॉट क्या है, ये पीक वैल्यू है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब सुनिए, अब हमें निकालना है इसका एवरेज वैल्यू। क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज वैल्यू क्या होता है, जैसे मैं किसी भी करंट का अगर मुझे एवरेज वैल्यू निकालना हो और मुझे ये पता है कि हर जगह इसकी वैल्यू बदल रही है, हर जगह इसकी वैल्यू बदल रही है, तो अगर एवरेज करंट पूछा जाए तो मैं बोलता था कि टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज इक्वल टू एवरेज करंट। तो मैं क्या एक साइकिल में फ्लो होने वाले, अगर मैं इसका ऐसे बनाऊं आपके लिए, मैं करंट का ग्राफ बनाऊं, देखिए अगर मैं करंट का ग्राफ बनाऊं, टाइम और ये आई और ये इसका पीक वैल्यू आई नॉट, तो मैं इसी करंट का मैं बात कर रहा हूं कि अगर मुझे इसका एवरेज वैल्यू निकालना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जितने टाइम के लिए आप लेना चाहते हो। अगर मैं एक साइकिल की बात करूं तो मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूं आपके लिए, एक साइकिल को मैं बनाता हूं यहाँ पे अभी, ये टी और ये आई और ये क्या है, आई नॉट। और मुझे पता है कि हर जगह इनकी वैल्यूज चेंज हो रही है, तो मुझे छोटा छोटा एलिमेंट कट करना पड़ेगा, छोटा छोटा एलिमेंट में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं मैं सबको जोड़ूंगा। तो मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ क्या, देखिए आप, अगर मैं इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू लिखूंगा तो आई डी क्यू बाई डी टी लिखूंगा, और मुझे आई एवरेज निकालना हुआ तो मैं लिखूंगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ये तो लिखूंगा। अच्छा, टोटल चार्ज निकालना होगा तो मैं क्या डी क्यू की वैल्यू पहले कैलकुलेट करूंगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा क्या, आई डी टी, ये छोटा छोटा चार्ज देगा। और इन सभी छोटे छोटे चार्जेस को अगर मुझे जोड़ना हुआ तो मुझे क्या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए आप, लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। अब कहाँ से कहाँ तक, मैं अभी के लिए बोल देता हूँ आपको, कहाँ से कहाँ तक, एक टाइम पीरियड की हम लोग बातें करते हैं, 0 से t, तो 0 से t, तो ये मुझे किसकी वैल्यू बताएगा, एक साइकिल में मिलने वाला एवरेज। अच्छा, अब हमें जो ये बात सीखनी है, हमें वो ये सीखनी है कि अगर मुझे किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना हुआ तो मैं यहाँ से एक बात समझ पा रहा हूँ कि जो भी फंक्शन, आई किसका फंक्शन होना चाहिए, आई शुड बी फंक्शन ऑफ टी, ये आई किसका फंक्शन होना चाहिए, टी का फंक्शन हो, तभी मैं ऐसा कर पाऊंगा। तो अगर मुझे किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना हुआ
कोई भी पावर का एवरेज निकालने के लिए पूछ सकता है, आपका वोल्टेज का एवरेज निकालने के लिए पूछ सकता है। तो मुझे शायद इसको देख के ये बात समझ में आती होगी, तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए आप किसी के लिए। तो आई एवरेज अगर मुझे निकालना हुआ तो अभी हमने क्या सीखा आई एवरेज के लिए? आई एवरेज के लिए हमने क्या सीखा? ऐसे लिखूंगा फंक्शन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। अगर मैं वोल्टेज के लिए बोलूँ आपके लिए तो क्या बोलोगे आप? वी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। तो ये मुझे क्या देगा? वी एवरेज। अगर मैं पावर एवरेज की बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? पी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। तो मुझे क्या देगा? एवरेज पावर। इन सभी जगह पे पी वी सब किसके फंक्शन में चाहिए? टी के, जिसके साथ आप फंक्शन निकालना चाहते हैं। जनरली ऐसा भी हो सकता है, फंक्शन पे आपको ऐसा भी दे सकता है। देखिए y dx डिवाइडेड बाई dx, तो ये क्या देगा? y एवरेज फॉर एनी जनरल फंक्शन। किसी का एवरेज हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग किसका एवरेज निकालना चाहते हैं? करंट का। तो करंट का एवरेज निकालने के लिए हम लोग देखते हैं। देखिए अब हमारे पास जो करंट का ग्राफ है, मैं बार बार एक ही साइकिल की बातें करता हूँ ऐसे। ये क्या है? इसका पीक वैल्यू, ये करंट, और ये टाइम, जो मैं यहाँ पे वैल्यू कितना? पाई बाई ओमेगा, और इसको 2 पाई बाई ओमेगा। अच्छा, एक साइकिल के बाद क्या होता है? टी की वैल्यू या टाइम पीरियड की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है क्या? तो ये हाफ साइकिल है, ये फुल साइकिल है, तो इसलिए मैं पाई बाई ओमेगा के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। क्लियर है क्या? अब सुनिए, तो मुझे आई एवरेज चाहिए फुल साइकिल का, आई डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, 0 टू टी। तो आप देखोगे जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है इन वन साइकिल। तो क्या मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ? इन वन साइकिल आई एवरेज इज 0, जितना पॉजिटिव और उतना नेगेटिव, इसलिए टोटल एवरेज कितना? 0। तो क्या सच में करंट नहीं गया? क्या नहीं गया है, लेकिन एवरेज वैल्यू कितना है? 0। एवरेज वैल्यू कितना है? मतलब जेईई मेन में मार्क्स, मान लो आप ऐसे कि किसी भी मैं अपने क्लास में जिसको पढ़ा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, कि सभी लोगों ने कुछ ना कुछ मार्क्स पाया, तो एवरेज पता चला 0। अच्छा, एवरेज पता चला 0, किसका मतलब क्या सभी ने 0 पाया? ऐसा हो सकता है 0 पाया, लेकिन जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ पॉजिटिव पाए, कुछ माइनस मार्किंग करा के लाए हैं और दोनों को मिला के 0 हो गया। इसका मतलब नहीं कि मार्क्स नहीं पाए, वो पाए हैं, मतलब करंट तो है लेकिन एवरेज कितना है? 0। इसलिए हम फुल साइकिल का एवरेज नहीं निकालते, हम किसका निकालते हैं? हाफ साइकिल का एवरेज निकालते हैं। तो हाफ साइकिल के एवरेज की बातें करते हैं अगेन। तो हम लोग एवरेज किसका कैलकुलेट करने? इन हाफ साइकिल। देखिए, तो हाफ साइकिल के एवरेज के लिए तो मैं क्या अगेन सेम रूल यूज करूंगा। कैसे? देखिए आप, आई एवरेज इज इक्वल टू आई की वैल्यू अभी ऊपर हम लोगों ने क्या सीखा है पीछे? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, ये आई हुआ, डिवाइडेड बाई डी टी। कहाँ से कहाँ तक? अगेन 0 से पाई बाई ओमेगा, यहाँ से कितना? 0 से पाई बाई ओमेगा, हाफ साइकिल का। तो आप देखो आई नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू, पीक वैल्यू, उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, 0 से पाई बाई ओमेगा डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई बाई ओमेगा। क्लियर? तो मैं इसको फिर से क्या लिखूंगा? आई नॉट साइन, किसका इंटीग्रेशन, किसका डिफरेंशिएशन करने पर साइन आता है? तो माइनस कॉस होता है। तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस, यहाँ पे क्या लिखूंगा? कॉस ओमेगा टी, कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई बाई ओमेगा, और नीचे क्या आएगा? टी आएगा, और उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई बाई ओमेगा। देखिए, तो इतनी बात समझ में आई। अब अगेन वैल्यूज को रखते हैं हम लोग, वैल्यूज को रखते हैं। देखिए वहां से, तो आई एवरेज की जो वैल्यू हुआ वो कितना हुआ? आई नॉट, अच्छा लिमिट रखे हैं तो मैं क्या रखूंगा? माइनस पहले से था, कॉस ओमेगा पाई बाई
ओमेगा माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाई पाई बाई ओमेगा माइनस 0। ये देखिए तो ओमेगा से ओमेगा मर गया, तो कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू -1, तो हम इसको लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा पाई बाई ओमेगा। देखिए और साथ में क्या रहेगा I0, सॉरी ठीक है। ये कितना हो जाएगा ये 2I0 डिवाइडेड बाई पाई बाई ओमेगा। अच्छा एक चीज हमारे क्वेश्चंस में क्या गलती हुई है आप देखो, जो हम यहाँ तक पहुँच गए इसमें हमने ध्यान नहीं दिया। कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा आएगा ना, टी का जो कोफिशिएंट होगा डिवीजन में आएगा, तो वो हमसे छूट गया है उसके लिए, ठीक है। तो आप फिर से डिवीजन कर लो उसको ओमेगा, यहाँ पे भी क्या आएगा ये क्या ओमेगा, ठीक है, यहाँ भी क्या ओमेगा और यहाँ भी क्या ओमेगा, तो ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या मिलेगा 2I0 बाई पाई। क्लियर है क्या, ये बात समझ में आई। जिसकी वैल्यू अगर आप इनको रखोगे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो आता है कितना आएगा, आई एवरेज की वैल्यू, आई एवरेज ये 2I0 बाई पाई, आप इसको सॉल्व करोगे ये 0.636 I0 आता है, मीन्स 63.6% ऑफ मैक्सिमम करंट in half cycle. In a similar way किसके लिए, फॉर द वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं अगर इसे V एवरेज की बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 2V नॉट डिवाइडेड बाई पाई, जिसको आप सॉल्व करोगे 0.636 इंटू कितना आ जाएगा ये V नॉट क्या है पीक वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब 63.6% ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज मींस पीक वोल्टेज। क्लियर, तो हमने अभी दो बातें सीखी यहाँ पे, एवरेज वैल्यू इन द फुल साइकिल, एवरेज वैल्यू इन द हाफ साइकिल। क्लियर, तो एवरेज वैल्यू इन द फुल साइकिल हमें किसी भी साइनसॉइडल फंक्शंस के लिए या सिमेट्रिक फंक्शंस के लिए 0 मिलेगा, और हाफ साइकिल के लिए हमें कुछ मिलेगा, वो वैल्यू कितनी, हमने ये बातें आपसे डिस्कस की। क्लियर है बातें। अच्छा अब जो हमें सीखना है एक टर्म है, वो टर्म हमारे लिए क्या है आरएमएस वैल्यू। क्या है आरएमएस वैल्यू। मैं आपसे बोलूं कि जैसे मान लीजिए किसी भी एसी सप्लाई से जो हमारे घर में सप्लाई आ रही है उसमें वायर कनेक्ट है, मैं ऐसे टच करूं तो मुझे ये पता है कि एक फुल साइकिल में मेरे को एवरेज करंट एवरेज वोल्टेज कितना मिलना चाहिए 0। इसका मतलब थोड़ा कि हम टच करेंगे तो करंट नहीं लगेगा, टपक जाएंगे हम। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब करंट आ रहा है, उसके अंदर करंट आ रहा है, तो हमें करंट कितना मिला है, एवरेज वैल्यू तो मुझे 0 बता रहा है, एक्चुअल में एवरेज वैल्यू 0 बता है, इसका मतलब करंट नहीं जा रहा है ऐसा मैं बोल नहीं सकता। तो मुझे कितना महसूस होगा उस बात को हम थोड़ा सा अभी समझते हैं। अभी के लिए आरएमएस और डिटेल हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी, जैसे मैं बोलूं किसी भी फंक्शन का आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू, जैसा कि वर्ड आरएमएस है, तो आरएमएस का मतलब सबसे पहले मैं करूंगा स्क्वायर, क्या करूंगा स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर, देन क्या लूंगा उसी स्क्वायर फंक्शन का क्या लूंगा मीन। क्लियर है, उसी थर्ड को मैं क्या बोलूंगा फिर से उसका रूट लेने की जरूरत है मेरे को। क्या ये बातें समझ में आरएमएस को कैसे, मैं जैसे मान लीजिए मैं अभी के लिए I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मेरे को ऐसा कोई फंक्शन दिया गया, ठीक। अब मेरे से कोई बोल रहा है कि बताओ भाई इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालना सीख रहे हैं आरएमएस, इसका क्या रोल है हम सीखेंगे। हम सीख रहे हैं भी क्या है आरएमएस वैल्यू, ठीक। तो जैसा कि हमने सीखा कि सबसे पहले मुझे क्या करने की जरूरत है स्क्वायर, तो देखिए मैं इसका स्क्वायर करूंगा आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। उसके बाद मुझे क्या लेने की जरूरत है उसका एवरेज, तो मैं ये आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का एवरेज लूंगा, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या मैं आई स्क्वायर एवरेज ऐसे लिख सकता हूँ, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। ये सब किसको डिनोट करते हैं, एवरेज को ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है एवरेज या मीन निकालना है। क्लियर है, ये सब डिनोट करने के तरीके ही मीन। उसके बाद मुझे क्या लिखना है, उसके बाद मुझे क्या लेना है रूट लेना है।
तो मैं अब आई आर एम एस की जो वैल्यू लिखूंगा ऐसे लिखूंगा, आई स्क्वायर ये, तो ये मुझे क्या देगा, रूट देगा, ये मुझे क्या देगा, रूट लेने के बाद आर एम एस वैल्यू देगा। अब हम सीखते हैं कि आर एम एस वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक साइकिल की बात करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मुझे आर एम एस वैल्यू निकालना है, ठीक है, देखिए आर एम एस वैल्यू निकालने के लिए मैं किस फंक्शन को सिलेक्ट कर रहा हूं, I इज इक्वल टू करंट का ही आर एम एस वैल्यू निकालता हूं मैं, साइन ओमेगा टी। मुझसे कोई बोला कि फाइंड आर एम एस वैल्यू ऑफ I, तो हमने जो सीखा सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको स्क्वायर, ठीक है, तो ये आई स्क्वायर, उसका मुझे क्या लेना है, एवरेज। तो एवरेज के लिए हम लोगों क्या सीखा, जो भी हमें फंक्शन दिया जाए डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, तो मुझे क्या मिलेगा, आई स्क्वायर का एवरेज पता चलेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। मैं अभी बोला किसमें, इन वन साइकिल की बातें करेंगे हम लोग। वन साइकिल मीन्स जीरो से किसके बीच में, 2 पाई बाई ओमेगा की बातें करेंगे। एक साइकिल में कितना आएगा, तो मैं लिमिट क्या दूंगा, देखिए 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। ये मुझे क्या देगा, स्क्वायर का एवरेज, आई स्क्वायर का एवरेज मिलेगा, ठीक है क्या। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो आप देखिए उनको सॉल्व करता हूं मैं। तो आई स्क्वायर एवरेज कैन बी रिटेन एज आई नॉट का स्क्वायर। अच्छा ये तो कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अगर मुझे एवरेज निकालना हुआ है, इंटीग्रेशन करना होगा, तो शायद हमने कोई नहीं सीखा है, तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सिंगल पावर में। अभी इसमें स्क्वायर है, तो मैं आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे क्या चाहिए, साइन स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखिए cos 2 हाफ एंगल, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई बाई ओमेगा इंटू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट बाय डी टी डिवाइडेड बाई कितना, अगेन डी टी फ्रॉम 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। देखो अब तो क्या ये बात समझ में आई। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा, देखिए आपको थोड़ा सा ये लेक्चर्स आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मैं डायरेक्टली बता सकता था लेकिन मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आई नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/2 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू डी टी डिवाइडेड बाई डी टी 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर, देखिए इसको अगेन, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आई स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर 0, अगर 1/2 एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन आप करोगे तो t/2 आएगा, t/2 जिसका लिमिट 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर है क्या, देखो अब इंटीग्रेशन। अच्छा ये एक फुल साइकिल का इंटीग्रेशन है, cos 2 ओमेगा टी क्या है, एक फुल साइकिल का इंटीग्रेशन कितना होता है, 0, तो उसका मैं इंटीग्रेशन कितना करके लिखूंगा, -0। देखो अब तो ये कितना, ऐसे डिवाइडेड बाई क्या, इसका रखूंगा t,
फिर से लिमिट कितना, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। आप सॉल्व करोगे ये कितना आएगा, देखो आई नॉट का स्क्वायर इंटू ये 1/2 को बाहर निकालूंगा तो ये 2 हो जाएगा, लिमिट दूंगा 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0, नीचे भी कितना है अपने पास 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0, ये और ये कट गए तो हमारे पास क्या बचा आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ये अपने पास एवरेज आया स्क्वायर का। क्लियर। उसके बाद मुझे क्या करना है, आई स्क्वायर एवरेज की वैल्यू कितनी आ चुकी है, आई नॉट स्क्वायर बाई 2। फिर मुझे क्या लेना है, रूट। तो आई स्क्वायर एवरेज का मैं रूट लूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा, आई आर एम एस। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, आई नॉट बाई √2। देखो तो इसका मतलब आज के बाद कोई भी साइनसॉइडल फंक्शन हो हमारे पास, अगर मुझे उसका आरएमएस वैल्यू निकालना है तो पीक वैल्यू बाई √2। अब मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास, देखिए मैं आपको एक और फंक्शन देता हूँ, v इक्वल टू वोल्टेज का देता हूँ b नॉट साइन ओमेगा t। अब मैं आपसे इसका v आरएमएस पूछ रहा हूँ तो मैं आपका क्या बताया, सीधे सीधे हमारा क्या कैलकुलेशन आएगा, v नॉट बाई 2 पीक वैल्यू बाई √2। तो ये क्या बताएगा अपने को, v आरएमएस वैल्यू। क्या ये बात समझ में आ गई क्या, आरएमएस वैल्यू। अच्छा, शॉर्ट टर्म को समझने के लिए हम हर बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जब कभी भी आपको कभी भूल जाओ तो आपको ऐसे याद रखना है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इन द फुल साइकिल 0 से t डिवाइडेड बाई डी टी इन 0 से t की वैल्यू 1/2 होती है। सीधे रखना है, बात समझ में आ रही है क्या। तो देखो इसमें अगर मैं आपसे बोलूं, यहीं से तो शुरू किया गया था, आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी की वैल्यू मैं कितना रखने के लिए बोल रहा हूँ 1/2, तो आई नॉट बाई 2 सीधे सीधे आएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 एवरेज लेंगे आरएमएस डालेंगे तो रूट में चला जाएगा। क्या ये बातें समझ में आई। तो आपको ये याद रखना है किसी भी साइनसॉइडल फंक्शंस के लिए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का भी वैल्यू वही आएगा, ठीक है क्या। अच्छा, इतनी बातें समझ में आ गई सर कि चलो एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 होता है, हाफ साइकिल के लिए 2 आई नॉट बाई पाई होता है, और आरएमएस वैल्यू अपने को समझ में आ गया कि एक फुल साइकिल में कितना होता है, पीक वैल्यू का बाई √2। अच्छा, इनको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएंगी, ये जो वैल्यू आएंगी हमारे पास देखिए 0.707 आई नॉट विच इज इक्वल टू 70.7% ऑफ मैक्सिमम करेंट, और ये वाला क्या 70.7% ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज ही मुझे क्या बताएगा, आरएमएस वैल्यू। क्या बताएगा ये मुझे, आई आरएमएस। क्या ये बात समझ में आई क्या। अब हम इस बात को समझते हैं कि आरएमएस का रोल क्या है, क्यों यूज करते हैं, क्यों हमें जरूरत पड़ी आरएमएस को कैलकुलेट करने के लिए। देखिए इस बात को समझते हैं हम लोग। मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक रजिस्टर है ऐसे, जिसको मैं एक एसी सप्लाई दिया, ठीक। तो मैं एसी सप्लाई अभी के लिए बोल देता हूं कि आई नॉट साइन ओमेगा टी प्रोवाइड किया, ये आई, ठीक है क्या। और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आर। तो जूल्स लॉ हीटिंग आप पढ़े होंगे, तो अगर मैं आपको जूल्स लॉ हीटिंग का फॉर्मूले के लिए बातें करूंगा तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आई स्क्वायर आर इंटू टी, यही अपना जूल्स लॉ ऑफ द हीटिंग था। मैं बोलूं कि मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना हीट जनरेट हुआ है, कितना हीट जनरेट हुआ है मुझे कैलकुलेट करना है। तो मुझे ये बात पता है कि लगातार करंट बदल रहा है। तो अच्छा, अगर मैं लगातार जब वैल्यू चेंज हो रही है तो मैं छोटे छोटे वैल्यूज को कैलकुलेट करूंगा, तो मैं डीएच कैलकुलेट करूंगा। तो मैं डीएच की वैल्यू कुछ ऐसे लिखूंगा, क्या देखिए, आई का स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी, छोटे से टाइम के लिए ऐसे ही तो निकलूंगा डीएच की वैल्यू के लिए। अच्छा, अब हमारे पास जो करंट है वो समय के साथ बदल रहा है, तो मैं लिखूंगा डी एच इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी।
तो डी एच की वैल्यू जो मैं लिखूंगा ये आएगा आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इंटू आर। अभी के लिए ऐसे समझ लो। तो अगर आपको आरएमएस वैल्यू याद हो, आरएमएस वैल्यू याद हो तो क्या आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी की वैल्यू ही तो आई नॉट बाई रूट टू थी, या फिर मैं ऐसे बोलूं डी टी, यही आई आर एम एस का स्क्वायर था। देखो तो रूट ले लेते थे तो क्या बन जाता था, आर एम एस वैल्यू बना चले अपने को मिल जाता था। देखिए तो क्या ये बात समझ में आ रही है? आरएमएस की वैल्यू तो मैं रूट अंदर डालता था, ये एवरेज निकालते थे, यही आता था अपने को। तो इसका मतलब मैं आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू डी टी लिख सकता हूँ क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू डी एच की वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू डी टी इंटू आर। देखिए क्या ये बात समझ में आई? और अगर मुझे पूरा हीट चाहिए तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। तो अगर टी टाइम के लिए मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मैं लिखूंगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी टाइम, और टी टाइम की बात कर रहा हूं। तो डी टी की वैल्यू कहां तक? टी तक। डी टी को इंटीग्रेट करोगे टी टाइम तक आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आई आर एम एस की वैल्यू को अगर मैं अभी हम लोगों ने जो पढ़ा लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा क्या? देखो आप H इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर बाई, या मैं ऐसे लिखूं आई नॉट बाई रूट टू का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो आई नॉट बाई रूट टू क्या है? आई नॉट बाई रूट टू क्या है? आई नॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू है, रूट टू भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी टी टाइम में अगर मैं इसको निकालूंगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये डीसी के जैसा नहीं लग रहा है क्या? अगर डीसी पावर को मैं लिखूंगा, डीसी एनर्जी को लिखूंगा तो मैं ऐसे समझू क्या? डीसी के लिए हम लोग कैसे लिख सकते थे? डीसी सोर्स के लिए कि कोई कांस्टेंट करंट होता था, आर होता था इंटू टी जो होता, यही क्या होता था अपने को? हीट देता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर ये कांस्टेंट वैल्यू हुआ तो मेरे को सर्किट के अंदर जो करंट मिल रहा है वो आई नॉट बाई रूट टू मिल रहा है, इंटू आर कर दूंगा तो वोल्टेज मिल जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये कुछ ऐसा सर्किट बन रहा है क्या? एक रेजिस्टेंस है, मैं ऐसे बोल दूं कि एक बैटरी है ऐसे, जिस बैटरी की वैल्यू आई नॉट बाई रूट टू इंटू आर है, जो किसके बराबर हो जाएगा? वी नॉट बोल देता हूं क्योंकि पीक वोल्टेज पीक करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करोगे तो पीक वोल्टेज आएगा। वी नॉट बाई रूट टू, और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है आई नॉट बाई रूट टू, और ये रेजिस्टेंस। मतलब आरएमएस वैल्यू वही है जो डीसी सोर्स का वैल्यू है। मैं ऐसे समझूं कि डीसी सोर्स का अगर मेरे कोई बोलता है कि 5 वोल्ट डीसी चाहिए, क्या चाहिए? 5 वोल्ट डीसी, तो मैं 5 वोल्ट डीसी कैलकुलेट, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की जगह मैं बोलूंगा कि भाई एसी का आरएमएस वैल्यू ले लो, आ जाएगा। तो 5 का आरएमएस वैल्यू निकालना हुआ, मतलब 5 वोल्ट डीसी मतलब उस वोल्ट एसी का आरएमएस वैल्यू है। 5 वोल्ट डीसी मीन्स एसी का आरएमएस वैल्यू है। तो मैं आपको बोलूं कि 220 वोल्ट जो मेरे को सप्लाई मिल रहा है तो वो किसके बराबर है? मैं ऐसे कई बार हम लोग सवाल ऐसे भी मान के करते हैं कि 220 वोल्ट एसी सप्लाई बोला, इसका मतलब मान लो कि 220 वोल्ट एसी ही है वो, और वो किसके जैसा इंपैक्ट क्रिएट करेगा? बिल्कुल डीसी सोर्स के जैसा करेगा, जिसकी वैल्यू कितना? 220 वोल्ट। बात क्लियर है क्या? तो मतलब आरएमएस का वही रोल है। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आई आरएमएस इज इक्वल टू आई डीसी, वी आरएमएस इज इक्वल टू वी डीसी, ऐसे बोल सकता हूं। क्या ये बात समझ में आई क्या? वो इस रेजिस्टेंस में उतना ही हीट जनरेट होगा जितना
ई वी नॉट बाई रूट टू का एक बैटरी लगाऊं और जिसके अंदर करंट आई नॉट बाई रूट टू फ्लो हो, उतना ही ये हीट जनरेट करेगा। इतना एक साइकिल की अगर हम बात करें तो एक साइकिल में जितना एसी सोर्स ने क्रिएट किया। तो आरएमएस किसके बराबर होगा? सिंपल अपने को समझना जो है वो डीसी के बराबर समझना। क्लियर है बातें? आई होप ये बातें जो आज हमने डिस्कस की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती हैं, क्योंकि आरएमएस एसी छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं। क्लियर है? हमने कोई अगर फेज डिफरेंस के साथ आएगा तो सब भी आप धीरे धीरे सीख जाओगे, अगले लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अब छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो है हमें जो करने हैं, फटाफट इस बात को हम लोग करते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल को सबसे लास्ट में करेंगे। देखिए जैसे क्या है, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। तो पीक वोल्टेज कितना है? वी नॉट 300 वोल्ट। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू? सिंपल सा, वी नॉट बाई रूट टू, तो कितना? 300 बाई रूट टू। यही क्या है? बी आरएमएस। ये कितना हो जाएगा? 150 इंटू रूट टू। रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, कट जाएगा। क्लियर है क्या? दूसरा देखिए, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द एसी सर्किट इज 10। हमें आई आरएमएस कितना दिया गया है? 10 एम्पेयर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 एम्पेयर को आई आरएमएस की फॉर्मूला के लिए हम बातें कर लेते हैं पहले। तो हम क्या लिखते हैं? आई नॉट बाई रूट टू। ये वैल्यू मुझे कितना मिला है? 10 के बराबर। तो पीक वैल्यू कितना? आई नॉट कितना? 10 रूट टू। खत्म। क्या ये बात समझ में आई क्या? छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट को बस हमने लिया है। दूसरा देखिए, 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू द 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। हमसे आरएमएस वैल्यू पूछा गया है। अच्छा, अगर आप थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रखे होगे एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, अगर ये बातें समझ में आ जाती है तो अच्छी बातें, नहीं आती है तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ी समय हम लोग पढ़ लेंगे इसको। ठीक है? एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होता है, जो इसका मतलब होता है ये अपने को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 44 इंटू 10 के पावर माइनस 3। क्लियर? सॉरी, एल की वैल्यू। और ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2 पाई इंटू एफ, वो कितना है? 50 हर्ट्ज। क्लियर हुआ ये बातें? अच्छा, तो ये अपने को क्या देगा? एक्सएल की वैल्यू देगा। तो अब 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू हमको दिया है। ये क्या दिया गया है? वी आरएमएस कितना है? 220 वोल्ट। क्लियर? अच्छा, तो अगर मुझे आई आरएमएस चाहिए तो मैं वी आरएमएस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस एक्सएल करूंगा तो कितना आएगा अपने को? देखिए 220 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 10 के पावर माइनस 3 इंटू 2 पाई। अच्छा, पाई की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे अब 22/7 इंटू 50। देखिए तो ये अपने को क्या मिलेगा? आई आरएमएस। इनको फटाफट काटते हैं अपन लोग। 22 से 22 गया 1, ये 10 बचेगा। और 50 गुना 100, तो इनमें से इनको उड़ा देते हैं, 10 के पावर माइनस 1 बचेगा। तो देखो इनको मैं ऐसे लिखता हूँ, 10 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 100, जिनको मैं 50 गुना 100 बोल रहा हूँ, इंटू 44 इंटू में 7। तो अपने पास जो वैल्यू बचेगा वो कितना बचेगा? देखिए हमसे क्या पूछा गया था? आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। तो काटने के बाद ये कितना हो जाएगा? 100, ये 2 बचेगा, तो 700/44 ये आंसर होगा। ठीक है? कैलकुलेशन सही है अपना? ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। देखिए अच्छा सा सवाल क्या है। अब इस सवाल को अगर हम लोग देखें तो अपने को एक बात समझ में आती है, सन अपने को वेव फॉर्म के फॉर्म में पूछा गया कुछ। सवाल क्या है
फॉर एन एसी सर्किट कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट पर साइकिल फॉर विच टाइम फंक्शन ऑफ द करंट इज शोन इन द फिगर। तो एक साइकिल के लिए हमें कैलकुलेट करना है। देखो ये एक साइकिल के बाद ये चीजें क्या करें, रिपीट करें, ठीक है। अच्छा, तो अगर मुझे एवरेज निकालना होगा तो हमने वही सीखा है करंट के लिए। आई एवरेज अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं लिखूंगा आई डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, यही तो सीखा है हम लोगों ने। अच्छा, आई डी टी का क्या मतलब है? ये छोटे छोटे आई डी टी ऐसे ही तो कट करूंगा, ऐसे तो कट करूंगा। देखो शायद ये कलर ना दिख रहा हो तो मैं आपको, देखो छोटे छोटे एलिमेंट ऐसे ही तो कट करूंगा। इन सभी एलिमेंटों को जोड़ने के बाद मुझे टोटल आईडीटी पता चलेगा, टोटल चार्ज पता चलेगा। तो आपको नहीं लगता कि मुझे इसका एरिया अंडर कर्व चाहिए? तो मुझे इसका एरिया निकालने की जरूरत है। क्या निकालने की जरूरत है? एरिया। तो मैं लिखूंगा एरिया अंडर कर्व। देखिए ये कितना आएगा अपने को, तो ये ट्रायंगल है हाफ, बेस कितना है t/2, हाइट कितना है I0, प्लस ये रेक्टेंगल है वो कितना है I0 इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी t/2, ये कितना t/2। अच्छा, टोटल टाइम कितना t, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना t टाइम एक साइकिल का। देखिए t से t मर गया, ठीक। तो अपने पास क्या बता I0/4 I0/2, ये कितना हो जाएगा I0/4 प्लस I0/2 विच इज इक्वल टू कितना 3I0/4, सिंपल। तो आई एवरेज की वैल्यू कितना, टोटल टाइम, तो ये क्या मिलेगा अपने को आई एवरेज। देखिए क्लियर कर लोगे आप। अगला सवाल देखिए, फाइंड द आरएमएस वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस गिवन ऑन ए फिगर। देखिए आरएमएस वैल्यू कितना होगा, अगेन v² dt डिवाइडेड बाई dt अंडर रूट, ये अपने को क्या देगा Vrms। तो देखिए v0 का स्क्वायर करूंगा मैं, इनटू किससे मल्टीप्लाई करूंगा dt से, इनको dt से, और इनको कहाँ रूट के अंदर बंद करूंगा। फिर से v0 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो ये और ये कैंसिल, तो अपने पास क्या मिलेगा v0। तो Vrms की वैल्यू कितनी, सिंपल v0। तो आज के बाद हमको एक बात भी याद रखनी है, किसी भी रेक्टेंगुलर फंक्शंस का, स्क्वायर फंक्शन हो रेक्टेंगुलर फंक्शन हो, उनका जो आरएमएस वैल्यू होता है पीक वैल्यू के बराबर ही होती है। किसके बराबर होता है? पीक वैल्यू के बराबर ही होता है। क्लियर है बातें? थैंक यू। आपको इन सारी चीजों को आई होप मुझे बातें समझ में आई होंगी। अच्छा, एक सवाल और है आपके लिए, अगर वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, बट आप उसको ट्राई करना। सवाल देखिए क्या है, मैं हिंट कर देता हूं। देखो सवाल को पढ़ो आप। एन अल्टरनेटिव वोल्टेज VT इतना कुछ दे रखा है आपको, प्योरली रजिस्टिव लोड 50 ओम, द टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू, हाफ से पीक वैल्यू पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो मतलब सवाल कुछ ऐसा है, देखिए आप T, ये I मैं बोल दूं, ये इसका ग्राफ बना दूं, तो हाफ पीक वैल्यू का हाफ, तो मैं इसको बोल दूं I0/2, और ये वैल्यू कितना I0। तो यहां से ये वाला समय की बात कर रहा है वो। क्या बातें समझ में आई क्या? पीक यहां से आधा से पीक वैल्यू पहुंचने में कितना समय लगेगा, हमसे वो समय निकालने के लिए बोला है। तो सिंपल मैं इसे बता भी देता हूं आपको, चलो शायद थोड़ा और अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। तो 220 का आधा, पीक वैल्यू तो 220 है, उसका आधा कितना? अच्छा वोल्टेज है तो मैं यहाँ पे वोल्टेज का यूज कर लेता हूँ।
ये वोल्टेज और वोल्टेज, ठीक है, और ये वोल्टेज में, क्लियर। तो 220/2 ये 220 और ऊपर क्या साइन 100 पाई इंटू टी, आधा ये और ये उड़ा देता हूँ, तो साइन 100 पाई टी इज इक्वल टू 1/2। किसकी वैल्यू रखने पर 1/2 आएगा, पाई/6, तो 100 पाई टी इज इक्वल टू पाई/6। तो टी की वैल्यू कितना देखें 1/600, ये 1/600 आ गया। ये कौन सा समय है, ये कौन सा समय है, आप 1/2, ये यहाँ से यहाँ तक के पहुँचने का समय है, ठीक है। ये इसको मैं T1 बोल देता हूँ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, जब भी हमने कैलकुलेट किया T1, तो ये T1 समय चाहिए, ठीक। और यहाँ तक पहुँचने में पूरा मैं बोलता हूँ T2, तो T2 माइनस T1 ही अपना क्या है T, ठीक। अब देखो, अब मैं T कैलकुलेट करता हूँ, सॉरी T2 कैलकुलेट करता हूँ, तो T2 के लिए मतलब फुल वैल्यू 220 तक, तो मैं उसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखिए आप, पिक 220 साइन 100 पाई टी, ये 1 आएगा, 1 इज इक्वल टू साइन 100 पाई टी, किसकी वैल्यू रखने पर 1 आएगा, तो पाई/2, तो मैं लिखूंगा 100 पाई टी इज इक्वल टू T2 जिसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये पाई/2, तो ये कितना हो जाएगा T2 की वैल्यू, T2 की वैल्यू देखें आप 1/200, और T कितना आएगा T2 माइनस T1, अब वहाँ पे 1/200 माइनस 1/600 विच कैन बी रिटन एज, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 डिवाइडेड बाई 600 आएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/300, जिसको मैं और सॉल्व करूँगा तो ये लिख जाऊँगा मैं 0.33 इंटू 10⁻²2 सेकेंड, क्लियर। तो अच्छे से आप और मिली सेकेंड में लिखना चाहो तो इसको 3.3 मिली सेकेंड, यही आंसर है, ठीक है। पहले नहीं समझ में आता इसलिए मैं पहले आपको नहीं कराया था। आई होप ये सारे लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इतने एवरेज के लिए सवाल जो हमने कराए हैं सफिशिएंट है, प्रैक्टिस जितना करोगे आपको उतना अच्छा क्लैरिटी होगी। थैंक यू एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।